वार्म वेलकम एवरीवन। मैं निकिता चौहान आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके रेडी हूँ। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके 35 तक डिस्कस किए गए हैं पार्ट 3 में, जैसे कि इधर लिखाई है। एंड ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में से लिए हैं, यूएसए के बिल्स ऑफ राइट्स में से। यूएसए के अंदर, यूएसए फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसने फंडामेंटल राइट्स दिए एज अ बिल्स ऑफ राइट, और हमने भी यूएसए के बिल्स ऑफ राइट में से अपने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। कुछ चेंजेस हैं बट हमने उधर से इंस्पिरेशन ली है। एंड क्या पता है आपको कि इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उन्हें हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। अभी जो वर्ड मैग्ना कार्टा है ना, ये आया था इंग्लैंड में से। उधर के एक किंग थे 1915 के अराउंड, जिन्होंने उस टाइम चल रही थी ये डेमोक्रेटिक कंट्री की मांग चल रही थी यूरोप में, क्योंकि तब मोनार्क था। मोनार्क मतलब राजा का रूल, तब सारे राजा थे। बट उधर रिवॉल्यूशन चल रहा था, लोग उधर रिवॉल्ट कर रहे थे, कह रहे थे नहीं, हमें अपनी डेमोक्रेसी चाहिए, लोगों के द्वारा रूल किया हुआ नेता चाहिए, ऐसा। तो काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा हुआ भी कि डेमोक्रेसी आई, बट इंग्लैंड के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आई। इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने ये कहा कि मैं ही खुद अपने रूल्स थोड़े लूज़ कर दूंगा, तो उन्होंने लाए मैग्ना कार्टा। जो उधर की जो रिच क्लासेस थी ना, उनके लिए कुछ रूल्स थे जो काफ़ी लिबरल थे एज अ फंडामेंटल राइट्स। तो इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, उन्हें भी मैग्ना कार्टा कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। फिर अच्छा, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जिन्हें हम मूलभूत अधिकार कहते हैं, उन्हें फंडामेंटल क्यों कहते हैं, उन्हें मूलभूत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में से मिला है। ये गारंटी करता है, ये हमें डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में से मिला है इसलिए। सेकेंडली, ये काफ़ी असेंशियल है। क्यों असेंशियल है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। क्यों? एक पर्सन की ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए, वो मेंटली कैसा है, इंटेलेक्चुअली कैसा है, सोशली कैसा है, रिलीजियस वे में कैसा है। अब ये कैसे? देखो, अगर किसी पर्सन को सोशली अपनी डिग्निटी, अपनी जो मान है वो संभालना है, तो उसे क्या चाहिए? इक्वालिटी चाहिए सोसाइटी में, है वो मिला आर्टिकल 14 में। उसे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन से दूर रहना, ठीक है, वो भी हमारे संविधान में है। उसे अगर एजुकेशनली डेवलपमेंट चाहिए तो उसे मिलनी चाहिए एजुकेशन, जो है राइट टू एजुकेशन। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को तो फ्री है ना। और फिर अगर उसे स्पिरिचुअल वे में अपनी डेवलपमेंट करनी है, धार्मिक वे में अपनी डेवलपमेंट करनी है, तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में ये भी तो है ना, राइट टू रिलीजन, प्रोपोगेशन, सब है फंडामेंटल राइट्स में। सो ये हो जाती है उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और मतलब इन शॉर्ट, एक पर्सन की ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए जो कौन से राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो है ये राइट, ठीक है। और दूसरा, एक हेल्दी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मैंने अभी ही आपको बताया था, लोगों के द्वारा राज किया गया जो देश होता है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। लोगों के द्वारा चुना गया और उन्हीं के द्वारा राज किया गया, ऐसा। सो अगर डेमोक्रेसी है तो उधर जो लीडर्स हैं उन पे थोड़े रिस्ट्रिक्शन भी लगाने चाहिए, और लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर भी होनी चाहिए, है ना। तो वो एक्स्ट्रा पावर हमें मिलती है फंडामेंटल राइट्स में से। क्या आपको पता है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि क्या ना करें, ठीक है। इनइक्वालिटी ना करो आप, डिस्क्रिमिनेशन ना करो आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एक जितना सभी को मेरिट दो। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट बताती हैं गवर्नमेंट को, ठीक। और डीपीएसपी का क्या काम है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो ये बताता है गवर्नमेंट को क्या करें, ठीक। तो ये जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को मिला के ना इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट बताते हैं संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट, ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इनके नेचर कैसा है, ठीक। ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है मतलब
जो बातें इनमें ली गई है ना, दी गई है ना, इनके अंदर जो बातें, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्हें रोकती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें, हमें राइट टू इक्वालिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अगर कोई पब्लिक गवर्नमेंट ने कोई जगह निकाली है तो उसके अंदर हम सबको राइट, इक्वल राइट्स है ना, पर उसका क्लॉज 2 ही, उसका आगे के फर्दर क्लॉज ही कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन देंगे। वो किस बेसिस पे? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए। देखो, अब जो एसटी और एससी कास्ट वाले लोग हैं, उन्हें कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं मिली, उन्हें रिजर्वेशन मिली है क्योंकि उनका जो समाज में जो स्तर है वो पिछड़ा है, सोशली बैकवर्ड। सोशली बैकवर्ड मतलब समाज में उनका स्तर पिछड़ा है। और दूसरा एजुकेशनली बैकवर्ड, उनके जो दादा परदादा थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं है, तो वो एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, इस वजह से उन्हें रिजर्वेशन मिलती है। तो ये जो था ना, ये एब्सोल्यूट नहीं था, इक्वालिटी एब्सोल्यूट नहीं है। 50% रिजर्वेशन मतलब बैकवर्ड क्लासेस को मिलती है, सोशली एजुकेशनली। इसमें ओबीसी भी आ जाता है, जो मंडल कमीशन के द्वारा आया था, वो मैं आपको बाद में जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी। मंडल कमीशन आया था, उसने ओबीसी वालों को रिजर्वेशन मिलेगा 27% कहा था, और इसके अगेंस्ट में एक केस भी फाइल हुआ था जिसके अंदर ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से जो रिजर्वेशन है वो एक्सीड ना करे, 50% से ज़्यादा ना जाए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हम आगे फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस करेंगे ही, डीपली डिस्कस करेंगे। ये ना फंडामेंटल राइट्स तो होते हैं ना, वो एब्सोल्यूट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 में, हमें बोलने की आज़ादी है आर्टिकल 19 में, बट ये आज़ादी पे भी रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री जिससे अपनी अच्छी बनती है, जैसे यूएसए और रशिया है, उससे अच्छी बन रही है, पर उसके अगेंस्ट में कुछ बोलोगे तो ये राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए पुलिस आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। बोलने की आज़ादी है, बट ऐसे नहीं कि आप ऐसे बोलो कि किसी को हर्ट कर जाओ, ठीक है। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए एब्सोल्यूट नहीं है, इसका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल कैसे है? हम फंडामेंटल राइट्स जो है ना, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकती हूँ। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जाने की मुझे पावर देता है। डायरेक्टली मैं सुप्रीम कोर्ट में जाती हूँ, नीचे की सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगी, वो न्याय करेंगे, ठीक है। ये मुझे राइट मिलता है आर्टिकल 32 से। इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसिएबल हैं, जस्टिस हो सकती है इनमें। फिर दूसरा है कि ये जो राइट्स है ना, ज़्यादातर तो ऑलमोस्ट सारे राइट्स स्टेट के अगेंस्ट तो हैं, बट कुछ राइट्स इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हैं। मतलब ज़्यादातर सारे राइट्स ना, अब ये स्टेट वर्ड से ना आप कंफ्यूज मत होना, इसकी जो डेफिनेशन है ना स्टेट की, वो आर्टिकल 12 में दी गई है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो स्टेट का मतलब एज ए पंजाब या महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है। स्टेट की डेफिनेशन अलग है। तो ये जो राइट्स है ना, वो स्टेट के अगेंस्ट और तो और किसी एक इंसान के अगेंस्ट भी फाइल कर सकते हैं। कुछ इंसानों के अगेंस्ट, बस ज़्यादातर तो सारे स्टेट के अगेंस्ट हैं ही। फिर ये जो राइट्स है ना, ये परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चेंज किए जा सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। अच्छा, कुछ लोग ये मानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर एक हैं, सो फंडामेंटल राइट हम चेंज नहीं कर सकते, बड़ी गलत है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या था ना, बात चली थी प्रियम्बल की, कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो री बैरीबारी के केस में कहा कि री बैरीबारी एक जगह का नाम है, तो उस केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो प्रियम्बल है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सो उसमें चेंज भी नहीं कर सकते। फिर केशवानंद भारती में केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो और उसी के साथ ये आया कि जो अगर आप चेंजेस करना चाहते हो ना संविधान में, तो आप खूब करो, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट ना करें। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, ये जो वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसकी कोई सिंपल डेफिनेशन नहीं है कि ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि
हम आगे जजमेंट दे दे के बताएंगे आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। जैसे कि रूल ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 12 में आएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर। फिर सोवरेनिटी है, और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। पर बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स बहुत अलग है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पास कर सकते, चेंज कर सकते हो। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है तो स्पेशल मेजोरिटी से, अभी स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। हम फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। एज एग्जांपल मैं आपको दूं तो हमने राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज किया था ना। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 19 का एक पार्ट था, बट उसे चेंज करके 300A एक लीगल राइट बना दिया है, ठीक है। तो हमने फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट की है। वो परमानेंट नहीं है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर इन्हें हम रोक सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम में इन्हें हम सस्पेंड कर सकते हैं, इमरजेंसी आपातकाल, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, इमरजेंसी लगाई थी, तो आपातकाल के टाइम पे ना इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। बट खाली 2 आर्टिकल रहेंगे, आर्टिकल 20 और 21, जिन्हें हम सस्पेंड नहीं कर सकते इमरजेंसी के टाइम पे भी। इमरजेंसी के टाइम पे हम इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन फंडामेंटल राइट्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 12 की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और इसकी जो PDF है ना, वो अगर मतलब नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट PDF होती है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप एक्साइटेड स्टेट पे अपलोड कर देती हूँ। और दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।